होता है। बस हो जा। देखिए व्हाट इज ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है, इंग्लिश वर्ड है, तो मैं जब तक इसको सिंप्लीफाई नहीं करूं तब तक आप इसको समझ नहीं पाएंगे। ठीक है। संकेत जी, हमें कितने बजे तक ये प्रोग्राम चालू रखना है? सर वैसे तो 10 बजे तक का समय है, थोड़ा सा आप अधिक अगर लेना चाहे तो सर ले सकते हैं। अब देखिए मेरे और संकेत जी के बीच में एक ट्रांजैक्शन हुआ। क्या ट्रांजैक्शन हुआ? मैंने उनको पूछा कि हमें कितने बजे तक ये प्रोग्राम करना है, और उसने मुझे जवाब दिया कि वैसे तो 10 बजे तक। ठीक है। तो मैंने उसको जो पूछा वो स्टिमुलस था, और उन्होंने मुझे जो जवाब दिया वो रिस्पॉन्स था। समझ में आया? एक स्टिमुलस और एक रिस्पॉन्स मिलके एक ट्रांजैक्शन बनता है। समझे? समझ में आया व्हाट इज ट्रांजैक्शन? दो इंसानों के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है उसका बेसिक यूनिट होता है, उसे ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब इस ट्रांजैक्शन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन को एनालाइज करने से, समझने से हम सामने वाले की पर्सनालिटी और फ्यूचर बिहेवियर को समझ सकते हैं कि ये इंसान हमारे साथ फ्यूचर में कैसा बिहेवियर करेगा, इनसे दोस्ती रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, इनके साथ बिजनेस करना चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हर चीज पता चल जाती है। आप बोलेंगे वाह वो कैसे है? तो चलो हम ट्रांजैक्शन के टाइप्स देखते हैं, कितने टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं। इसके बाद आप क्या करोगे? अपना खुद का ट्रांजैक्शन को भी एनालाइज करना शुरू करो, दूसरे का बाद में, पहले अपना। ठीक है। तो ये जो मैंने बताया वो था, मैंने उनको पूछा कितने बजे तक प्रोग्राम है, वो मेरी तरफ से स्टिमुलस था, और उन्होंने मुझे जवाब दिया, वो उनका रिस्पॉन्स था। ओके। अब तीन टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन, लिख के जाइए लिखना है तो। कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी को स्टिमुलस देते हैं, कुछ सवाल पूछते हैं, कोई बात की शुरुआत करते हैं, जो हम स्टिमुलस कहते हैं, तो सामने वाला जो हमें जवाब देता है, रिस्पॉन्स देता है, वो एक्सपेक्टेड है, जो हमने सोचा था वही किस्म का है, वही किस्म का है, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन। अब एग्जांपल के तौर पे मैंने संकेत जी को पूछा कि कितने बजे तक प्रोग्राम है, तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, क्या आशा रख रहा था कि मुझे वो टाइम बता दे कब तक है। वैसे तो मुझे मालूम था 10 बजे तक है, ये तो आपको एग्जांपल देना था इसलिए मैंने सवाल पूछा। तो उन्होंने मुझे उनका जो मुझे जवाब चाहिए था, जैसा चाहिए था वैसा ही उन्होंने दिया। तो हमारे दोनों के बीच में कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ, लिखोगे यहाँ पे, हमारे दोनों के बीच में कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ? अभी मैंने आपको जो उनसे बात किया वो, हाँ जी, कॉम्प्लीमेंट्री से, वेरी गुड, फर्स्ट लेटर लिखिए कॉम्प्लीमेंट्री। ये कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन था, समझ में आ गया? अच्छा, अब फिर से मैं पूछूं कि ज्यादा लंबा नहीं कर सकते 12 बजे तक, तो वो फिर कुछ बोलेंगे कि नहीं सर, कुछ लोग नौकरी पे सुबह जाने वाले हैं, अच्छा यही है कि आप 10 साढ़े 10 बजे खत्म करो। तो मैंने दूसरा उसको स्टिमुलस दिया, उन्होंने मुझे दूसरा रिस्पॉन्स दिया। फिर मैं और कुछ पूछूंगा, फिर एक और सेशन करना, तो बोले हाँ अगर पूछ लेते हैं लोगों को करना है तो मैंने तीसरा स्टिमुलस दिया, उन्होंने तीसरा रिस्पॉन्स दिया। तो जो हम किसी से बातें करते हैं, इट इज अ सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन क्या होता है कि हमारी जो दूसरे के साथ जो व्यवहार होता है उसका एक बेसिक यूनिट है, समझे ना? और मान लीजिए कि मैंने इनको पूछा कितने बजे तक आज प्रोग्राम चलने देना है, तो वो टाइम पे उन्होंने मुझे जवाब दिया, उसके बदले ऐसा भी बोल सकते थे सर आपको तो मालूम है, आपने तो डिसाइड किया, मुझे क्यों पूछ रहे हो? अगर ऐसा जवाब होता था तो मैं कुछ आगे बात करता था नहीं, क्योंकि मैंने जो पूछा उससे उसने कुछ अनएक्सपेक्टेड आंसर दिया। इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्रॉस ट्रांजैक्शन। क्या कहते हैं? क्रॉस ट्रांजैक्शन, समझे ना? क्रॉस ट्रांजैक्शन यानी आपने एक्सपेक्ट किया उससे कुछ उल्टा ही जवाब दे दिया उन्होंने, जो नहीं देना चाहिए था। इसको कहते हैं क्रॉस ट्रांजैक्शन। आप बताइए कि कोई आपके साथ क्रॉस ट्रांजैक्शन करेगा तो आप क्या अगले बात करोगे, अगला स्टिमुलस दोगे उसको? नहीं, वहीं पे आपका कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा, आप आगे बात नहीं करोगे।
जहां भी कम्युनिकेशन ब्रेक होता है, टूटता है, उसका मेन कारण होता है क्रॉस ट्रांजेक्शन। समझ में आया? अच्छा, कोई आपसे क्रॉस ट्रांजेक्शन करे तो आपको अच्छा लगेगा? यस और नो लिखिए यहाँ पे। कोई आपसे क्रॉस ट्रांजेक्शन करेगा, लिखते जाइए। जितना सामने बात करोगे ना उतना अच्छा रहेगा, आपका अंदर जल्दी जाएगा, नहीं अच्छा लगेगा। तो फिर आपको दूसरे के साथ कौन सा क्रॉस ट्रांजेक्शन करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। मगर एक सवाल और, समाज में लोग करते हैं, एक दूसरे के साथ क्रॉस ट्रांजेक्शन करते हैं, यस और नो? फिर से आप सवाल बदल गया, क्या समाज में लोग एक दूसरे के साथ करते हैं? बहुत करते हैं, और सबसे ज्यादा हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है। हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है, देखना मेरी लोग एग्री करेंगे। मान लीजिए मैं घर से निकलता हूं और मैं मेरी वाइफ को बताता हूं, डार्लिंग आज मैं लेट आऊंगा, ऐसा बता के मैं घर से निकल रहा हूं। तो मेरी वाइफ क्या, मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं कि यस बोलेगी या कारण पूछेगी कि क्यों लेट आओगे। उसके बदले अगर वो ऐसा बोल दे कि आप वैसे भी कहां जल्दी आते हो, आज लेट की बात कर रहे हो, तो क्या मैंने ऐसा एक्सपेक्ट किया था? नहीं किया था। हमारे बीच में कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ? क्रॉस ट्रांजेक्शन। क्रॉस ट्रांजेक्शन देखना हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत होते हैं क्रॉस ट्रांजेक्शन। अब कोई आपके साथ क्रॉस ट्रांजेक्शन करे तो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो क्या आपने दूसरे के साथ करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो आज के बाद आप क्या करोगे? ठान लोगे, कसम खाओगे कि मैं सबके साथ कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन ही करूंगा या करूंगी। ठीक है? अगर आपको समाज में सफल होना है, बिजनेस में सफल होना है, मन की शांति चाहिए, बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, तो पहली चीज तो आपको करना है, और शायद आप में से किसी को आदत भी होगी, तो आज के बाद उसको बदल दीजिए। कैसे बदलोगे? आज आप सीख रहे हो, कल से उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करोगे। हर 1 घंटे के बाद आंखें बंद करके देखना, अभी मैं कितने लोगों से बात किया, मेरा ट्रांजेक्शन कैसा था, कॉम्प्लीमेंट्री रहा या क्रॉस था। जहां भी क्रॉस था बदल लीजिए। क्रॉस की आदत बहुत खराब है, लोग आपसे दूर भागते जाएंगे। क्रॉस ट्रांजेक्शन इज ऑलवेज वेरी बैड, अपना कम्युनिकेशन तोड़ देगा, रिलेशन बिगाड़ देगा। एक और ट्रांजेक्शन होता है जिसको कहते हैं अल्टीरियर ट्रांजेक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं कहीं पे निगाह है कहीं पे निशान। गोइंग टू लंदन लुकिंग एट टोक्यो, है ना? सुना होगा आपने ये कहावत। कहते कुछ है मगर कहने का मतलब कुछ अंदर से निकलता है अलग। ताने मारना बोलते हैं ना, ताने मारना। सास बहू के बीच में ज्यादा होता है, एक क्रॉस ट्रांजेक्शन हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में होता है। क्रॉस ट्रांजेक्शन एक बार शादी हो जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन फिर क्रॉस में बदल जाता है। और ज्यादातर क्रॉस ट्रांजेक्शन टॉन्ट मारना, ये जो सास करती है बहू के साथ यूजुअली होता है ऐसा। फॉर एग्जाम्पल, एक बहू सॉरी एक सास अपनी बहू को बात करते करते कह रही है कि पड़ोस में गुप्ता जी के बेटे की शादी हुई ना, उसकी बहू दहेज में 100 तोला सोना लेके आई, ऐसा एक बात कर रही है अपनी बहू से। तो कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन लगता है मगर वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, इनडायरेक्ट वो ताना मार रही है कि तेरे बाप ने तेरे को 10 तोला सोने में बेच दिया यहाँ पे, है ना, तेरा बाप भिखारी है। इनडायरेक्ट मतलब ये होता है, दिस इज कॉल्ड अल्टीरियर ट्रांजेक्शन। अल्टीरियर ट्रांजेक्शन यानी कहने का तरीका सही है मगर उसके पीछे का मीनिंग कुछ गलत होता है, उनको नीचे दिखाने का होता है, उसको कहते हैं अल्टीरियर ट्रांजेक्शन। क्या लोग आपसे अल्टीरियर ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको पसंद आएगा? यस और नो? नो। तो फिर दूसरों को पसंद आता होगा? नो। तो आज के बाद कसम खा लीजिए कि मैं अल्टीरियर ट्रांजेक्शन कभी भी नहीं करूंगा या करूंगी। आपको एक ही ट्रांजेक्शन के ऊपर मास्टरी करनी है, ऑलवेज 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 कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन। क्लियर सबको? है? जिनको क्लियर हो गया वो थम्स अप दिखा दीजिए, आपको रिएक्शन में देते हैं ना, यार समझ में आ गया। क्योंकि आगे आगे मैं और डीप में लेके जा रहा हूँ, इसलिए तो सिंपल है भैया, और डीप में लेके जाऊंगा। नहीं समझ में आया तो बोलिए नहीं समझा, कोई बात नहीं, मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ कि सबको समझे। तो मैंने आपको 3 टाइप के ट्रांजेक्शन बताए एनालाइज करके। अब एक और तरीका है ट्रांजेक्शन को एनालाइज करने का, और वो क्या है? वीक ट्रांजेक्शन एंड स्ट्रॉन्ग ट्रांजेक्शन। वीक ट्रांजेक्शन यानी इसका मैसेज पावरफुल नहीं होता है, सामने वाला समझता नहीं है, कंफ्यूज होता है या बराबर उसको सीरियसली नहीं लेता है, उसको कहते हैं वीक ट्रांजेक्शन। और स्ट्रॉन्ग ट्रांजेक्शन, इसका मैसेज इतना पावरफुल होता है
कि सामने वाले को उसको अनसुना कर ही नहीं सकता है। वीक ट्रांजेक्शन एंड स्ट्रॉन्ग ट्रांजेक्शन, चलो मैं उसका एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैं 10 दिन टूर में गया कहीं, मेरी लेक्चर टूर में, और वापिस अहमदाबाद आया और मेरी वाइफ अकेली मेरा वेट कर रही थी, 10 दिन बोर रह रही थी। मैं आया और उसने बातों बातों में बताया कि देखो आप 10 दिन यहीं थे, मैं तो बहुत बोर हो रही थी, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था। अभी एक आमिर खान की बहुत अच्छी फिल्म लगी है, सब लोग देख के आए, मगर मैं सोचा तुम आओगे तो देखने को जाएंगे। ऐसा घुमा घुमा के बात कर रही है, फिल्म बहुत अच्छी है। एक्चुअली उसका इरादा है कि मैं उनको पिक्चर में लेके जाऊं, मगर सीधा नहीं बोलती है, घुमा घुमा के बोल रही है। दिस इज कॉल्ड वीक ट्रांजेक्शन। मैं बोलता हूँ हाँ, आमिर खान कभी कभी अच्छी पिक्चर बनाता है, ऐसा बोल के मैं बात को निगलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि उनका मैसेज पावरफुल नहीं था। इसके बदले वो ऐसा भी कह सकती है, देखो आप 10 दिन के बाद घर में आए हुए हैं और मैं अकेले आपकी इंतजार कर रही थी, आज ये पिक्चर देखने को जाना ही है, मैंने 2 टिकट मंगवाई है, आप चलते हो या दूसरे के साथ जाऊं मैं? तो कितना पावरफुल होता है, मैं ना बोल सकता हूँ इसको? दिस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग ट्रांजेक्शन। कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है, स्ट्रॉन्ग या वीक? एस या डब्ल्यू लिखिए, कौन सा ज्यादा पावरफुल है, काम क्या कौन सा करेगा ज्यादा, स्ट्रॉन्ग या वीक? स्ट्रॉन्ग, वेरी गुड। तो आज के बाद आपको क्या सीखना है कि किसी से भी बात कर रहे हैं, ट्रांजेक्ट कर रहे हैं, तो आपका ट्रांजेक्शन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के, एंड कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपका ट्रांजेक्शन ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री एंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अच्छा, एक और एनालिसिस बताता हूं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ट्रांजेक्शन। अब डायरेक्ट ट्रांजेक्शन और इनडायरेक्ट ट्रांजेक्शन क्या होता है? डायरेक्ट ट्रांजेक्शन यानी जिनको कहना है, जिनको मैसेज पहुंचाना है, उनके सामने देख के उनको ही बोलो। इनडायरेक्ट माने दूसरे को बोलो ताकि वो सुने और वो समझ जाए। जिनको कहना है उसको नहीं कहते, कहते दूसरे को है ये सोच के कि वो सुन रहा है ना, मेरी बात समझ जाएगा। इसको कहते हैं इनडायरेक्ट ट्रांजेक्शन। देखिए मैं उसका एक एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए मैं घर से बाहर निकल रहा हूं, मेरे घर में मेरा बेटा भी है और मेरी वाइफ भी है। मुझे मेरी वाइफ को कहना है कि मैं लेट आऊंगा, ठीक है, मगर मैं मेरी वाइफ को नहीं कहता हूँ, मेरे बेटे को कहता हूँ कि मम्मी को बोल देना मैं लेट आऊंगा, या सिर्फ बेटे को बेटा मैं लेट आऊंगा। एक्चुअली मैसेज तो मेरी वाइफ को देना था, मगर मैं उसके बदले मेरे बेटे को बोला। या मैं सीधे मेरी वाइफ को बोलता हूँ कि डार्लिंग आज मैं लेट आऊंगा। अब दोनों में से कौन सा मैसेज पावरफुल रहेगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डी या आई लिखिए, डी यानी डायरेक्ट और आई मीन्स इनडायरेक्ट। डायरेक्ट, वेरी गुड। तो इसका मतलब अगर आपको कम्युनिकेशन का बादशाह बनना है, और जो बिजनेस में तो बहुत जरूरी है, ये हर जगह जरूरी है, आपको अगर कम्युनिकेशन का एक्सपर्ट बनना है तो आपको ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री, डायरेक्ट एंड स्ट्रॉन्ग ट्रांजेक्शन करने की आदत रखनी है। आज से शुरू हो जाइए, सोचिए डेली आप किसके साथ कैसा ट्रांजेक्शन करते हैं। क्लियर? सबको समझ में आया? थम्स अप दिखाइए। एक टॉपिक मैंने खत्म किया जिसका नाम था ट्रांजेक्शन। 6 टॉपिक सीखना है आपको। 10:30 बजे मैं 10 बजे खत्म कर दूंगा, मैं ज्यादा लंबा नहीं लेता हूँ। फिर आपको अच्छा लगा तो फिर कभी मिलेंगे, मगर मैं समय के लिए बहुत ये रहता हूँ। ओके, तो देखिए ये हो गया हमारा ट्रांजेक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन, क्रॉस ट्रांजेक्शन एंड अल्टीरियर ट्रांजेक्शन, स्ट्रॉन्ग एंड वीक ट्रांजेक्शन, एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ट्रांजेक्शन। आई होप इतना तक सबको क्लियर समझ में आ गया। अगर आप ये ट्रांजेक्शन की मास्टरी कर लोगे तो आप एक कम्युनिकेशन के बादशाह बन जाओगे, और आपके बिजनेस में तो बहुत काम आएगा। अभी जो काम कर रहे हो उसमें, खास करके नेटवर्किंग में बहुत काम आता है। आप जब किसी का प्लान दिखाने को जाते हो तो ये बहुत जरूरी है कि आपका कम्युनिकेशन बहुत पावरफुल रहे। अब दूसरी बात हमें सीखनी है जिसको कहते हैं स्ट्रोक। ये स्ट्रोक क्या है? हम जैसे स्ट्रोक सुनते हैं तो हमारे दिमाग में वही हॉस्पिटल याद आ जाती है, ब्रेन का स्ट्रोक, जहाँ कोई आदमी पैरालाइज हो गया, कुछ हो गया, ये हो गया। नहीं, ये मेडिकल स्ट्रोक की बात नहीं है, ये साइकोलॉजिकल स्ट्रोक की बात है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हम इस दुनिया में आते हैं ना, एक नहीं 2 भूख के साथ आते हैं। 2 भूख के साथ हम इस दुनिया में आते हैं।
एक होती है पेट की भूख और दूसरी होती है पहचान की भूख। मैं फिर से बोलता हूँ, याद रखना, पहचान की भूख ये जरूरत नहीं है, भूख है। पेट की भूख आप सहन नहीं कर सकते। मान लो आपको पेट की भूख लगी है और आपको कोई खाना नहीं मिलता है, तो आप पागल हो जाओगे, किसी का खून करके, छीन के, मार के, कुछ भी करके ले लोगे, क्योंकि आपसे सहन नहीं होती है। वैसे दूसरी भूख हमारी होती है, हमारी पहचान की भूख। और ये पहचान है ना, इसको स्ट्रोक कहते हैं। कोई आपको पहचान है, उसको कहते हैं स्ट्रोक, साइकोलॉजी की भाषा में। ये पहचान की भूख मोदी साहब को भी है, बाइडेन को भी है, अमिताभ बच्चन को भी है, जितेंद्र अड़िया को भी है, संकेत जी को भी है, और आपको भी है। हर इंसान को है, मुकेश अंबानी को भी है। सबको इसकी भूख है, पहचान की भूख। इसको टीए की भाषा में स्ट्रोक कहते हैं। अब ये स्ट्रोक दो टाइप के होते हैं, सॉरी, एक होता है नेगेटिव स्ट्रोक एंड दूसरा होता है पॉजिटिव स्ट्रोक। कोई आपको एक पहचान दे मगर बोले ये सारा गुंडा है, ये आपकी एक पहचान बन गई, या बोलेंगे ये भगवान का आदमी है, ये भी आपकी पहचान हो गई। तो भगवान का आदमी है, ये आपको पॉजिटिव स्ट्रोक मिला, और ये गुंडा है, ये चीटर है, ये आपका नेगेटिव स्ट्रोक है। कौन सा स्ट्रोक अच्छा है? पी यानी पॉजिटिव, एन यानी नेगेटिव। लिखिए, कौन सा स्ट्रोक अच्छा है? पी यानी पॉजिटिव, एन यानी नेगेटिव। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, वेरी गुड, आप समझ रहे हैं मेरी बात। पॉजिटिव स्ट्रोक। अब एक बात बताइए, ये पॉजिटिव स्ट्रोक से क्या होता है मालूम है? ऐसा स्टडी हुआ है कि जिनको ज्यादा पॉजिटिव स्ट्रोक मिलता है वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से ज्यादा विकसित होता है, उनका विकास होता है। और जिनका नेगेटिव स्ट्रोक मिलता है उनको शारीरिक और मानसिक बीमारियां होती है, नुकसान होता है। ये मेडिकली साबित हुआ है, ये मेडिकली साबित हुआ है। हर इंसान, ये बच्चा इस दुनिया में आता है ना, उसी दिन से उनके स्ट्रोक की जरूरत हो जाती है, पहले ही दिन से। जब तक उनको कोई उठा के गोदी नहीं लेता तब तक वो रोता ही रहता है। वो मैसेज देता है कि मुझे उठाओ, मुझे गोद दो, मुझे स्ट्रोक दो, मैं इस दुनिया में आया हूं तो मुझे शाबाशी दो, मैं आपका बच्चा हूं, इसकी मुझे पहचान करवाओ, कि मैं एक्नॉलेज करो कि मैं आ गया, रिसीव भेजो भगवान को कि मैं आ गया इस दुनिया में। पहला स्ट्रोक तब मिलता है जब माँ उसको दूध पिलाने को लगाती है, गोदी लेती है तब। जब हम बच्चे रहते हैं तो फिजिकल स्ट्रोक से बच्चे का मन भरता है, क्योंकि भाषा उनके समझ के बाहर होती है। मगर जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं तो ये फिजिकल जो स्ट्रोक है वो कम होता है, फिर शब्दों का स्ट्रोक मिलता है। यू आर माई गुड बॉय, आई लव यू, यू आर ए नाइस पर्सन, ऐसा जो भी आप लोगों से जो तारीफ सुनते हैं ना, दैट इज पॉजिटिव स्ट्रोक। और इसकी भूख सबको है। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं कि कह सकता हूं नहीं नहीं मुझे कोई स्ट्रोक की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई है ही नहीं। ये सीक्रेट को समझ लो, दुनिया पे राज करोगे, दुनिया पे राज करोगे, इसको समझ लो बराबर। आज का ये सीक्रेट है। इसका मतलब कि आपको पूरी दुनिया को स्ट्रोक देने की आदत बनानी है। ये लग्जरी नहीं है, आदत बनानी है कि मुझे किसी से काम है इसलिए देना, ऐसा नहीं है। इट शुड बी योर वे ऑफ लाइफ। जिनको भी मिलो कुछ ना कुछ ऐसी चीज ढूंढो जिनके ऊपर उनको तारीफ कर दो, उनकी पहचान बना दो। किसी की आवाज अच्छी है, किसी के चश्मे अच्छे हैं, किसी का स्माइल अच्छा है, कुछ ना कुछ तो कोई इंसान में अच्छा होता ही है, उनको सामने बोल दो। पॉजिटिव स्ट्रोक, क्लियर? अच्छा, मैं एक और सवाल पूछता हूँ। 3 सिचुएशन होती है, एक पॉजिटिव स्ट्रोक, दूसरा नेगेटिव स्ट्रोक, तीसरा नो स्ट्रोक। यानी उसको निगलेक्ट करो, उसको कुछ स्ट्रोक ही नहीं दो, नहीं नेगेटिव दो नहीं पॉजिटिव दो। तो ये तीनों में सबसे ज्यादा खराब कौन सा है? अच्छा, पहला कौन सा चॉइस, फर्स्ट चॉइस क्या है? पॉजिटिव स्ट्रोक, नेगेटिव स्ट्रोक, नो स्ट्रोक, बताओ। पॉजिटिव, उसके बाद सेकंड मान लो पॉजिटिव नहीं दिया तो दूसरा क्या बेस्ट है? दूसरा क्या है? नो स्ट्रोक, नो। ताजा खाना तो नहीं है, 3 दिन पहले का पड़ा है, खाओगे क्या? तब क्या खाओगे? नहीं नहीं मैं तो भूखा मर जाऊंगा, नहीं खाना। जो भी सामने आएगा खा लोगे, क्योंकि आप भूख सहन नहीं कर सकते। जितनी स्ट्रॉन्ग आपके पेट की भूख होती है ना, उतनी स्ट्रॉन्ग आपकी स्ट्रोक की भूख होती है। इसको अंग्रेजी में स्ट्रोक हंगर कहते हैं। यू कैनॉट रिमेन हंग्री।
देखिए आपने देखा होगा कि हमारे घर में जब मेहमान आते हैं तो बच्चे शरारत ज्यादा करते हैं, कुछ ऐसा न्यूसेंस करते हैं कि ताकि आपको उसको डांटना पड़े, और फिर आप मेहमान के सामने डांटते हो, क्या अंदर जाकर सो जा, तुझे शर्म नहीं आता, मेहमान बैठा तो इतना आवाज कर रहा है। आपने देखा होगा, क्यों? क्योंकि जब मेहमान आते हैं तो बच्चे सोचते हैं कि मेहमान के सामने हमारी थोड़ी तारीफ हो जाए, और हम तो भूल जाते हैं बच्चों की तारीफ करना मेहमान के सामने। उनको स्ट्रोक नहीं मिलता, आप उनको नो स्ट्रोक में, स्ट्रोक अंगर में रखते हो, तो फिर वो क्या करेंगे, उनका ध्यान खींचने के लिए, अपनी पहचान देने के लिए शरारत करेंगे, और आप उनको डांटोगे यानी नेगेटिव स्ट्रोक दोगे, फिर वो खुश है क्योंकि कुछ तो मिला, कुछ तो मिला। नहीं मिल रहा था उसमें से कुछ तो मिला। मेहमान को पता तो चला कि मैं उनका बच्चा हूँ, इतना तो पता चला मेहमान को कि मैं उनका ही बच्चा हूँ, पड़ोसी का नहीं हूँ। समझे ना? तो इससे एक बात यह समझनी है कि किसी को भूखा नहीं रखना है, समझे ना? और होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर बनना है स्टॉक का। क्या बनना है? होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ दिस स्टॉक बनना है आपको, आज से ही बनना है। ये खत्म होने के बाद मैं आपको पूछूंगा कि आज का प्रोग्राम कैसा रहा, मुझे स्टार रेटिंग दो, तो आप मुझे भी स्टॉक दे देना, ठीक है? मजाक कर रहा हूँ, अच्छा लगा तो देना। एनीवे, तो मुझे तो डेली दिन का 50 स्टॉक मिलता है, तो मेरा तो पेट भरा हुआ ही रहता है। एनीवे, अभी इन्होंने मेरी तारीफ की, संकेत जी ने, वो स्टॉक ही दे रहे थे, मुझे पेट भर गया, इतना बोला उसमें, है ना? अब ज्यादा नहीं खाना है। एनीवे, समझ में आया आपको? तो आज के बाद डिसाइड करोगे कि आप स्टॉक के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओगे फ्री में, है? लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे, दुनिया पे राज करोगे, बस एक इतना सीक्रेट आज सीख लोगे ना, जो भी इंसान मिला बस आपका कस्टमर को भी दो, अपनी वाइफ को दो, हस्बैंड को दो, बच्चों को दो, पड़ोसी को दो, पड़ोसी की वाइफ को दो। लोग अपनी वाइफ से ज्यादा पड़ोसी की वाइफ को देते हैं, प्रॉब्लम तो ये है शॉप, ऐसा मत करिए, ठीक है? तो ये है। दूसरी बात है कि सबसे ज्यादा हमें सुखी जीवन का एक सीक्रेट यहाँ पे, हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को डेली स्टॉक देने की शुरुआत करिए, पॉजिटिव स्टॉक देने की शुरुआत करिए। मगर यहीं से हम गलती करते हैं। देखिए गरीब लोग हैं वो जवाब देंगे। ज्यादातर क्या होता है कि आपको कहीं पार्टी में जाना है, कोई शादी में या कहीं जाना है, आपकी वाइफ मेहनत करके ब्यूटी पार्लर में जाके 3 घंटा मेहनत करके आई है, अपनी बॉडी ठीक करवा के फिर नए कपड़े निकाल के फिर पहनती है, 1 घंटा हेयर स्टाइल बनाती है आईने के सामने, पूरा दिन उसमें बीत जाता है। पार्टी रात को 8 बजे होती है, सुबह से तैयार होने का कार्यक्रम चालू होता है, ठीक है? और आप उसके सामने ध्यान ही नहीं देते, आप सीधे निकल जाते हैं साथ में लेके। मगर निकलने के पहले उनका एक जरूर सवाल होता है कि मैं कैसे लग रही हूँ। ऐसा हुआ है आपके साथ? आपकी वाइफ ने कभी पूछा है? पूछा है? पूछा ही होगा, यस पूछा होगा। तो ये आपकी फेलियर है। वो पूछे तो क्यों बताना, इसका मतलब आपने उसको नोटिस ही नहीं किया। पूछने के पहले ही बताओ आज के बाद ऐसा करना है, पूछने का मौका ही नहीं दो, फिर आपको पॉलिटिशियन बन के जवाब देना पड़ता है, डार्लिंग तुम तो हट। और सामने से आपका कोई दोस्त मिल गया और मिलके बोला यार भाभी जी आज कितनी अच्छी लग रही हो, ड्रेस कहाँ चली है, बहुत सुंदर लग रही हो। तब उसका जवाब क्या होगा आपकी वाइफ का मालूम है? इनको तो आंखें कहाँ हैं, उनको तो मैं दिखते ही नहीं हूँ। तब आपको पता चलेगा मेरी पतंग काट दी मेरे दोस्त ने, मुझे जो कहना था वो उसने कह दिया, है ना? ऐसी अपनी पतंग कटने मत दीजिए। घर से स्टॉक देके निकलिए अपनी वाइफ को। मैं वाइफ को कहता हूँ अपने हस्बैंड को स्टॉक देके निकलिए। करोगे कि नहीं करोगे? से यस, अपने वाइफ और हस्बैंड को आज से स्टॉक देना शुरू कर दीजिए, ओके? और देखिए जादू, और सिर्फ हस्बैंड वाइफ के लिए नहीं है, आपको कुछ काम है कि नहीं है करे। मुझे याद है मैं एमडी के एग्जाम दे रहा था, थियरी पेपर था, मुंबई में चर्चगेट पे कोई कॉलेज में मेरा नंबर आया था, मैं एमडी का पेपर लिख रहा था। वो जो इंस्पेक्टर होता है ना घूमता रहता है कॉपी नहीं करे उसके लिए, वो मेरे सामने खड़ा रहकर देख के पूछता है इन विच ब्रांच यू आर अपियरिंग, यानी कौन सी ब्रांच का पेपर लिख रहा है? तो मैंने मेरा बोला मैं कम्युनिटी मेडिसिन। तो बोले यू शुड हैव बीन गायनेकोलॉजिस्ट। अब मुझे तब तो नहीं समझा ये क्या पूछ रहा है, मगर इनडायरेक्टली मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था कि तुम गायनेकोलॉजिस्ट बनते तो और सफल होते थे। तो देखिए मुझे अभी भी वो स्ट्रोक याद है, आज से 40-50 साल पहले का स्ट्रोक याद है। आप कभी भी नहीं बोलोगे जिन्होंने आपको स्ट्रोक दिया है, देखना पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो आपको लोगों के दिल में जगह बना के रखनी है ना।
तो हमेशा पॉजिटिव स्ट्रोक देने की आदत डालिए। और नो स्ट्रोक तो सबसे ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि फिर लोग नेगेटिव स्ट्रोक लेने की कोशिश करते हैं। तो हमें क्या करना है, आज के बाद एक दूसरा नियम बनाना है कि जिनको भी मैं मिलूंगा उनको मैं स्ट्रोक देता रहूंगा या देती रहूंगी। करोगे कि नहीं करोगे? अच्छा, एक दूसरी बात है, साइकोलॉजी यह कहती है कि हम जो भी बिहेवियर करते हैं ना, वो बिहेवियर हम जिसमें हमें सबसे ज्यादा स्ट्रोक मिलता है ना, वो बिहेवियर हम रिपीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज ये कोट पहना है, मैं कभी कभी ये कोट पहन कर जाता हूँ इसमें प्रोग्राम में स्टेज के ऊपर, तो मान लीजिए मुझे 10 लोगों ने बोला सर आपको ये सूट बड़ा जचता है, ये जैकेट बड़ा जचता है, तो मैं जब भी दूसरी बार प्रोग्राम में जाऊंगा ना, मेरा वार्डरोब खोलूंगा, मेरी अलमारी खोलूंगा, तो मुझे ये पहनने की इच्छा होगी। आपने देखा होगा, जो कपड़े के ऊपर आपको ज्यादा लोगों ने तारीफ की, वही कपड़ा आप उठाते हैं, और जो कपड़े के ऊपर किसी ने वेट कमेंट दे दिया है ना, वो आप भी नहीं लगाओगे, चाहे कितना भी महंगा हो। तो लीजिए, वाई? बिकॉज every of our behavior is targeted to get the stroke. पूरा जीवन हम स्ट्रोक की भूख पूरी करने में ही लगा देते हैं। आपको मालूम है फूड इंडस्ट्री से ज्यादा पैसा कमाने वाली कौन सी इंडस्ट्री है? मैं फिर से बोलता हूँ, ये जो पेट की भूख पूरी करती है ना, वो इंडस्ट्री पैसा ज्यादा कमाती है, फैशन इंडस्ट्री ज्यादा कमाती है। लिखिए, कौन ज्यादा कमाता है? फैशन। एक लिखिए, फैशन। फैशन है तो ये लिखिए। और कॉस्मेटिक, सी लिखिए, कॉस्मेटिक, ये वाला है ना। सबसे ज्यादा पैसा कॉस्मेटिक वाले और फूड फैशन वाले कमाते। क्यों? क्योंकि हम पेट में जो खाने का खर्चा करते हैं ना, उससे ज्यादा खर्चा हम ब्रांडेड कपड़ों में, ब्रांडेड घड़ी में, मेकअप में, ब्यूटी पार्लर में करते हैं। वाई? बिकॉज उससे हमारी भूख पूरी होती है, स्ट्रोक की भूख पूरी होती है। और पेट की भूख से ज्यादा बड़ी भूख है ये, समझ लीजिए, पेट से ज्यादा बड़ी भूख है ये सीक्रेट आपको आज मैंने दे दिया है। अब जादू करना आपका काम है। करोगे? लोगों के ऊपर जादू करोगे? क्या करोगे? जो भी मिले उनको स्ट्रोक देने की आदत डाल दीजिए। अभी सोने के पहले अपने घर में कोई है तो उनको दे दीजिए, अगर उन्होंने सुना नहीं है तो। सुना तो बोलेंगे तो अड़िया साहब ने सीखा इसलिए बोल रहे हो, पहले कहाँ बोले थे? ऐसा होगा, है ना। एनीवे, चलिए, तो पहली बात यह है कि आप स्ट्रोक को समझ गए, पक्का है? पॉजिटिव स्ट्रोक ही दोगे, नेगेटिव स्ट्रोक नहीं दोगे। इसके ऊपर एक फिल्म बनी थी, ये देखिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रोक का एग्जांपल। यू आर माय लवली सन इज अ पॉजिटिव स्ट्रोक एंड यू आर अ बैड सन, ये मेरा नेगेटिव स्ट्रोक है। देखिए, मैं वीडियो बताता हूँ। क्या था, उसके घर में एक राजकुमार था, और एक बार अचानक ये राजकुमार गायब हो गया। कैसे गायब हो गया? क्योंकि किसी ने श्राप दिया उनको, और वो मेढक बन गया। सबको लगा ये गायब हो गया, वो तो वही था सामने सबके, मगर छोटा सा मेढक के रूप में था। राजकुमार एक मेढक बन गया था। अब ये श्राप के साथ ऐसी कंडीशन थी कि कोई ये मेढक को उठा के चूमे, किस करे, तो फिर से राजकुमार बन जाएगा। और ये कंडीशन सिर्फ फ्रॉग को मालूम थी, जो बोल नहीं सकता था। सब लोग राजकुमार को ढूंढ रहे, राजकुमार कहाँ गया, राजकुमार कहाँ गया। राजकुमार तो उनके सामने था, मगर उसको दिख रहा था मेढक। किसी ने उनको उठाया नहीं, कभी किसी ने किस नहीं किया, वो जिंदगी भर मेढक बन के रहा। ये कहानी हर घर की कहानी है। हर घर में जो एक बच्चा होता है, लड़का या लड़की, वो राजकुमार या राजकुमारी होती है। कुछ लोगों को उसके अंदर राजकुमार दिखता ही नहीं है, उनको मेढक ही दिखता है, और वो कभी उनको आई लव यू नहीं कहते, उसको किस नहीं करते हैं, तो जिंदगी भर वैसा ही रहेगा, नेगेटिव स्ट्रोक देते रहते हैं, नो स्ट्रोक में रखते हैं। अगर आप अपने बच्चे को राजकुमार या राजकुमारी के रूप में देखना चाहते हो ना, तो अपने बच्चों को तो खास पॉजिटिव स्ट्रोक दो। और एक और बात बताऊं, सीक्रेट, अगर आप अपने बच्चे को सुपर चाइल्ड बनाना चाहते हो, जीनियस बनाना चाहते हो, दुनिया का महान व्यक्ति बनाना चाहते हो ना, देव वंश से पैदा हुआ तब से उनको, चाहे वो भाषा नहीं समझता है, वो बॉडी लैंग्वेज से समझ जाता है कि मेरी तारीफ हो रही है, देव वंश से उनको स्ट्रोक देना चालू करिए, पॉजिटिव स्ट्रोक। ऐसा मत सोचो ज्यादा लाड प्यार में बिगड़ जाएगा। लाड प्यार अलग चीज होती है, पॉजिटिव स्ट्रोक अलग होती है। लाड प्यार किसे कहते हैं कि उसने गलत काम किया फिर भी आप उसको तारीफ करते हो, वो लाड प्यार हुआ। मगर कुछ अच्छा काम करता है तो उसको तारीफ करने के लिए क्यों रुकते हो? आपका बच्चा सुपर चाइल्ड बन जाएगा, जीनियस बनेगा। देखिए, कुछ ऐसी रिसर्च हुई है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में अमेरिका में, कि अनाथ आश्रम के अंदर दो टाइप के अनाथ बच्चों को दो ग्रुप में डिवाइड किया।
एक ग्रुप को कंट्रोल ग्रुप कहा और दूसरे को उन्होंने एक्सपेरिमेंट ग्रुप कहा। जो कंट्रोल ग्रुप था उनको और एक्सपेरिमेंट ग्रुप दोनों बच्चों को फिजिकल कंडीशन सेम दिया, यानी वही एयर कंडीशन, वही खाना, वही पीना, वही बेड, सब कुछ। मगर जो एक्सपेरिमेंट वाले बच्चे थे ना, उनको बहुत लाड प्यार दिया, यानी बहुत पॉजिटिव स्ट्रोक दिया। और जो दूसरा कंट्रोल ग्रुप था उसको कुछ भी स्ट्रोक नहीं दिया, नो स्ट्रोक सिचुएशन में रखा। और 15 साल तक उनका स्टडी हुआ कि उनके ऊपर क्या असर हुई, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल। तो ऐसा साबित हुआ कि जो बच्चों को नो स्ट्रोक सिचुएशन में रखा था, जिनको स्ट्रोक से वंचित रखा गया था, उनके फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट रुक गया। उनका वजन कम, हाइट कम, उनका सीखना कम, आईक्यू कम, सब कुछ कम। और जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रोक मिले थे, उनका फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, मानसिक विकास बहुत ही हुआ, जीनियस बने वो लोग। यहाँ तक हुआ कि जिनको स्ट्रोक नहीं मिला था उनका स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो पानी रहता है ना, वो भी सूख गया था। इतने तक की रिसर्च हुई है। आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। हम बच्चे को दूध पिलाने के लिए और बॉर्नविटा के पिलाने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं, कभी कभी मार के भी पिलाते हैं, ये सोच के कि ये दूध उसको नरिश करेगा। नहीं, इनको ज्यादा नरिशमेंट मिलेगा आपके पॉजिटिव स्ट्रोक से। चाहे फिर वो नमक और रोटी खा ले तो भी वो हेल्दी बनेगा। ये समझने वाली बात है। हाँ, आपके नीचे डाउनलाइन है जो आपके साथ जुड़े हुए बिजनेस में, उनको स्टॉक देना मत भूलिएगा। चाहे वो काम करे कि नहीं करे, हम नहीं करे तो भी स्टॉक तो देना ही है, वो धीरे धीरे काम कर जाएगा। उसको फ्रॉक के रूप में मत देखे कि तो निकम्मा है, कुछ नहीं करेगा, जाने लो। उनको फिर भी पॉजिटिव स्टॉक दीजिए, देखिए वो भी राजकुमार बन जाएगा, परफॉर्मर बन जाएगा। समझ गए? आज के बाद मुझे प्रॉमिस करते हो सबको अनकंडीशनल स्टॉक देंगे, यस और नो? प्रॉमिस करिए कि मैं सबको अनकंडीशनल स्टॉक दूंगा। गुड। अब एक इंपॉर्टेंट बात आती है लाइफ पोजीशन। अब धीरे धीरे आगे लेके जा रहा हूं। लाइफ पोजीशन क्या होती है? एक सही हकीकत मैं आपको बताता हूं। मुझे खुशी है यहाँ पे बैठे क्षमा याचना ग्रुप में एक छोटा बच्चा है। कितनी एज है उनकी? लिखो तो। इतना छोटा बच्चा इंटरेस्ट से देख रहा है और इधर उधर भी नहीं देख रहा, इतना ध्यान से देखिए। ये टीए का इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट कितना सिंपल है कि वो इंटरेस्ट से सुन रहा है कि नहीं? समझ रहा है? मैं पूछा था उसको, मुंडियाला का बोला, समझ रहा है तेरे को? है? छोटे बच्चे को भी समझ रहा है, इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट। मजा आ रहा है? तेरी मम्मी को बोलना मुझे स्ट्रोक दो, नेगेटिव स्ट्रोक दिया तुम बोलना, डॉक्टर हरिया को बोल दूंगा नेगेटिव स्ट्रोक दे रही है, इतना सुनने के बाद भी। ठीक है? ओके। तो ये अभी मैं बात कर रहा हूँ लाइफ पोजीशन। एक ऐसी रिसर्च हुई है कि हम पैदा होते ही 8 साल की उम्र में जो भी जीवन में अनुभव करते हैं, उस अनुभव के आधार पे हम लाइफ के 2 बड़े बड़े डिसीजन ले लेते हैं। 2 बड़े डिसीजन परमानेंट, वो हमारी बिलीफ बन जाती है। देखिए, कोई भी डिसीजन परमानेंट हो जाता है, वो बिलीफ बन जाती है। मान लो एक आदमी ने आपके साथ 3 बार धोखा किया, तो आपकी बिलीफ क्या बन जाएगी? ये धोखेबाज आदमी है, इसका भरोसा कभी भी नहीं करोगे, वो आपकी बिलीफ बन जाएगी। तो वैसा 8 साल की उम्र में हमारे साथ जो भी अनुभव हमने किए हैं, वो टाइम पे हम 2 बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं जो आगे जाके बिलीफ बन जाती है। और वो क्या है मालूम है? मैं कैसा हूं, मैं अच्छा हूं या मैं बुरा हूं। एक डिसीजन, आई एम ओके और आई एम नॉट ओके। ये की भाषा में ओके नॉट ओके बोलते हैं। अच्छा हूं मीन्स आई एम ओके, अच्छा नहीं हूं इसका मतलब आई एम नॉट ओके। पहला समझ में आया? दूसरा, लोग कैसे है मेरे आजू बाजू में, मेरे पेरेंट्स, मेरे पड़ोसी, मेरे रिलेटिव, ये दुनिया वाले कैसे है। पीपल आर ओके और पीपल आर नॉट ओके। इसको टीए के लैंग्वेज में कहते हैं यू आर ओके और यू आर नॉट ओके। यू मीन पूरी दुनिया, मेरे अलावा बाकी के सब लोग। तो आई एम ओके और यू आर ओके, आई एम ओके और नॉट ओके एक डिसीजन हुआ। यू आर ओके और यू आर नॉट ओके दूसरा डिसीजन हुआ। ये दोनों डिसीजन का कॉम्बिनेशन को लाइफ पोजीशन कहते हैं। अब देखिए, मैं आपको मजे की बात बताता हूं। इसके ऊपर किताब है आई एम ओके यू आर ओके। अब देखिए, लाइफ पोजीशन 4 टाइप की बनेगी। 2 चीज 4 कॉम्बिनेशन बनाएगा। एक है आई एम ओके यू आर नॉट ओके, मैं अच्छा हूं बाकी दुनिया में कोई अच्छा नहीं है। देखिए, ब्लू अच्छा नहीं है, येलो अच्छा है, स्माइल कर रहा है। मैं अच्छा हूं दुनिया में कोई अच्छा नहीं है, एक लाइफ पोजीशन। दूसरी लाइफ पोजीशन, आई एम नॉट ओके यू आर ओके, लाल वाला बोलता है आई एम नॉट ओके यू आर ओके, बाकी लोग अच्छे हैं, मैं अच्छा नहीं हूं। तीसरा, आई एम नॉट ओके यू आर नॉट ओके, मैं भी अच्छा नहीं हूं दुनिया में कोई अच्छा नहीं है। चौथा है आई एम ओके यू आर ओके, मैं भी अच्छा हूं
दुनिया में सब लोग अच्छे। देखिए 4 लाइफ, इसको लाइफ पोजीशन, 2 डिजिट का कॉम्बिनेशन को लाइफ पोजीशन कहते हैं। अब बताइए कि इसमें से सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन, नंबर लिखना है आपको, है 1 2 3 4, सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन कौन सा? हाँ, 4 में से मजा आ रहा है ना कि नहीं आ रहा? काम की चीज बता रहा हूं ना। 4 नंबर, वेरी गुड, आई एम ओके, यू आर ओके। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, सही जवाब है। अच्छा, क्या लगता है कितने परसेंट लोग इस ये पोजीशन में होंगे? 100 में से कितने लोग ये पोजीशन में होंगे बताइए? 100 में से कितने परसेंटेज लोग ये आई एम ओके, यू आर ओके वाले रहेंगे समाज में? कितने परसेंट लोग? प्रतिशत, 1 या 2, वेरी गुड, 1 या 2। डॉक्टर पंकज शर्मा ने सही जवाब दिया। 1%, 2% लोग, तो 98% कौन सी पोजीशन पे होंगे? चलिए अभी और दूसरा सवाल, सबसे खराब पोजीशन कौन सी है? नंबर 1 2 3 4 में से 3, वेरी गुड, 3। कितने परसेंट होंगे ये पोजीशन वाले? अगेन 1 to 2, तो 98% कौन होंगे? दूसरा ये वाला, पहला और दूसरा देखिए, ये अच्छा 4 नंबर वाला 1%, 3 नंबर वाला 1%, 98% ये दोनों में रहता है। अब इसका भविष्य बताता हूं। या आई एम ओके, यू आर ओके जो जिनका है 4 नंबर, ये भविष्य में एपीजे कलाम बनता है, नरेंद्र मोदी बनता है, मुकेश अंबानी बनता है, अमिताभ बच्चन बनता है और बीसी छाबड़ा जी बनते हैं। और जो आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके वाले हैं, वो भविष्य में पागल बनते हैं या सुसाइड बॉम्बर बनते हैं, आतंकवादी बनते हैं। और पहले 2 नंबर वाले जिंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं, आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, मैं अच्छा हूं, दुनिया में बाकी लोग अच्छे नहीं है, या मैं अच्छा नहीं हूं, दुनिया के लोग सारे अच्छे हैं। ये मान्यता, 2 मान्यता के साथ जो जीते हैं, जो लाइफ पोजीशन के साथ, वो 98% जो दुनिया में संघर्ष करते हैं, जो हम दुनिया में ज्यादातर देखते हैं वो लोग होते हैं। अब 8 साल की उम्र में हमने लाइफ पोजीशन बना ली, हमें अक्ल भी नहीं आई थी तब तक, तो फिर भी हमने बना ली, उसका इफेक्ट हमारे पूरे जीवन पे पड़ता है। अब इस इफेक्ट को बदलना है आपको, तो आपको ये लाइफ पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, समझे ना? क्योंकि ये तो परमानेंट अंदर बैठ गया है, ये चेंज करनी पड़ेगी। कैन वी चेंज इट? यस। एक ज्ञान से हम इसको बदल के कोई भी इंसान अपनी लाइफ पोजीशन को आई एम ओके, यू आर ओके कर सकता है। मैंने किए, मेरी आई एम ओके, यू आर ओके नहीं थी। चलिए अब थोड़ा और आगे चलते हैं। ये लाइफ पोजीशन हमारे जीवन पे क्या असर करती है मैं आपको बताऊं? ये हमारा पूरा भविष्य कंट्रोल करती है। ये लाइफ पोजीशन हमारे विचारों के ऊपर असर करती है। कैसे? आई एम ओके, यू आर नॉट ओके जिनकी लाइफ पोजीशन है, उनका थिंकिंग रहेगा विन लूज, मैं जीतूं और तुम्हें हराओ। आई एम नॉट ओके, यू आर ओके वाला रहेगा, उसका थिंकिंग क्या रहेगा? लूज विन, मैं हारने को तैयार हूं, तुम जीत लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा, आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, लूज लूज, मैं भी मरूंगा मगर तुम्हें भी मारूंगा, लूज लूज। और चौथा, आई एम ओके, यू आर ओके, विन विन, मैं भी जीतो तुम भी जीतो। समझ में आया? अब कौन सी लाइफ पोजीशन, कौन सी थिंकिंग होनी चाहिए हमें हर टाइम, हमें कौन सी थिंकिंग करनी चाहिए? अब बताइए। थिंकिंग विन विन 4 नंबर की, आर यू श्योर? चलो मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ। इंडिया पाकिस्तान की मैच चल रही है और दोनों कैप्टन ये सोचा कि हम दोनों जीतते, कुछ ऐसा करेंगे। मेरा नाम समय याचना है, मेरे बड़े बेटे का नाम अंतरिक्ष पाठक है और छोटे बेटे का नाम औरिक पाठक है। छोटे का नाम क्या है? औरिक पाठक। समय याचना, देखो अब मैं समय याचना का एग्जांपल देता हूँ। औरिक बोला, ORIK, AURIC, औरिक बोला बराबर। देखिए एक एग्जांपल देता हूँ। एक समय याचना है, वो अपने बेडरूम में कुछ काम कर रही है, नहीं ड्राइंग रूम में बैठ के कुछ काम कर रही है, अचानक किचन में से काट टूटने की आवाज आती है और एक समय जाके देखती है क्या हो गया,
तो देखा तो ये एरिक को चॉकलेट खानी थी जो ऊपर एक जार में थी, कांच के जार में। तो उसने स्टूल लिया और उसमें हाथ डाला और गलती से वो जार नीचे गिरी, वो टूट गई और नीचे चॉकलेट गिरी हुई है। और ये भाग के अंदर जाती है, क्या हुआ तो देखा तो एरिक स्टूल के ऊपर खड़ा है, डरा डरा, नीचे चॉकलेट का डब्बा टूटा हुआ है, बोतल टूटा हुआ है, और क्षमा जाकर उसको जबरदस्त डांटने लगती है। कौन से ईगो स्टेट में से वो बिहेवियर कर रही है अपने बच्चे के साथ? कौन से ईगो स्टेट में? एक समा बोलो, लिखो यहाँ पे। E for parent, A for adult and C for child. वेरी गुड, पेरेंट ईगो स्टेट में है। डांटने का कार्यक्रम खत्म होता है इतनी देर में एक समा के कोई सहेली का फोन आता है। समा बेडरूम में जाके वो अपना फोन लेती है और अपनी सहेली के साथ बिना एजेंडा का कोई भी बातें कर रही है, हंस रही है, बातें कर रही है। अब वो कौन से ईगो स्टेट में? एक समा बताइए, कौन से ईगो स्टेट में बात कर रही है अपनी सहेली से? चाइल्ड ईगो स्टेट में। वेरी गुड, देखा, सिचुएशन चेंज हो गई, ईगो स्टेट चेंज हो गया। अब टेलीफोन खत्म होता है, डोरबेल बजती है, ये क्षमा जी खोलती है, सामने दरवाजा खोलती है, सामने एक और लड़का सेल्समैन खड़ा है, बोलते हैं मैडम आपके घर में कौन सा पानी पीते हो, हमारे पास एक ऐसा मशीन है जो आपकी हर बीमारियां दूर कर दे। ऐसा करके अपनी मशीन की तारीफ करता है। क्षमा जी बैठ के सुनती है और फिर बोलती है, दो चार सवाल पूछती है, फिर बोलती है थैंक यू जेंटलमैन, आपका कार्ड दे दो, मेरे हस्बैंड रात को आएंगे, मैं बात करके अगर लेना है तो मैं आपको फोन करूंगी, थैंक यू, बाय बाय करके दरवाजा बंद करती है। जब वो सेल्समैन से बात कर रहे थे तब कौन से ईगो स्टेट में थी? वो एडल्ट ईगो स्टेट में। कितना आसान है, फटाफट दिन में कितनी बार हमारे ईगो स्टेट चेंज होते हैं। अच्छा, अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट, अभी आप कौन से ईगो स्टेट में हो बताइए? अभी आप एट दिस प्रेजेंट मोमेंट आप कौन से ईगो स्टेट में हैं? एडल्ट, वेरी गुड, सुपर। अब मैं आपको म्यूजिक बजा के डांस करने का कहूँ और आप डांस कर रहे हैं तो कौन से ईगो स्टेट में रहोगे? ईगो स्टेट में। और मैं कुछ भी बकवास करने लगूं या आपका टाइम खराब करने लगूं तो आप कौन से ईगो स्टेट में आ जाओगे? पेरेंट ईगो स्टेट में, गालियां देने के मूड में। क्या साला बकवास कर रहा है ना? देखा, तीनों का डिफरेंस पता चला है? अब सवाल ये कि हमें हमेशा कौन से ईगो स्टेट में रहना चाहिए? हेलो, कौन से ईगो स्टेट में रहना चाहिए? नो, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। जीवन की सफलता उसमें है, सिचुएशन। ये ईगो स्टेट ऑटोमेटिक एक्टिवेट नहीं होना चाहिए, हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। फैमिली के साथ पिकनिक में जाते हैं तो कौन से ईगो स्टेट में रहना चाहिए? लिखो यहाँ पे। हाँ, वहां पेरेंट ईगो स्टेट करोगे, वहां भी बच्चे को मारना शुरू करोगे, साले मिट्टी में खेलता है करके मारोगे तो बच्चा आपके साथ कभी आएगा ही नहीं, वहां आपको भी मिट्टी में खेलना पड़ेगा। पार्टी पिकनिक में चाइल्ड ईगो स्टेट, ओके। और बच्चे का होमवर्क नहीं कर रहे, आपने कितना समझाया और फिर भी नहीं कर रहा तो आपको कौन सा ईगो स्टेट दिखाना पड़ेगा? पेरेंट, वेरी गुड। और आप बिजनेस मीटिंग में प्लान दिखाने को जाते हैं तब कौन से ईगो स्टेट से बात करोगे? एडल्ट, सिंपल है। ये आपको यह सिखाता है कि आपका ईगो स्टेट आपके कंट्रोल में होना चाहिए, दूसरे के कंट्रोल में नहीं। क्लियर? समझ में आया सबको? ओके, गुड। मजा आ रहा है कि नहीं? ओके, चलिए एक और बात बताता हूँ। ऐसा देखा गया है कि हर इंसान, एवरीबॉडी, कोई एक ईगो स्टेट को ज्यादा इस्तेमाल करता है, ज्यादातर टाइम वही ईगो स्टेट से उनका बिहेवियर होता है, सिचुएशन कोई भी होने दो। इसको पीए की भाषा में कहते हैं डोमिनेंट ईगो स्टेट। डोमिनेंट यानी प्रभावी। कुछ लोग पेरेंट ईगो स्टेट को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसको कहते हैं डोमिनेंट पेरेंट ईगो स्टेट। आपको मालूम है ना, हर घर में हिटलर रहता है, आपके घर में भी होगा कोई जो घर को कंट्रोल करता है, हिटलर। वो हाई पेरेंट वाले रहते हैं जो किसी की नहीं सुनेगा, सबको एडवाइस करेगा, वो किसी की एडवाइस नहीं सुनेगा, है? वो अपनी क्रिटिसिज्म नहीं सुनेगा, दुनिया भर को क्रिटिसाइज करता रहेगा, एडवाइस करता रहेगा, कंट्रोल करता रहेगा। हर घर में होता ही है, तभी तो घर चलता है या हिटलर की वजह से। तो हाई पेरेंट ईगो स्टेट। हर घर में चाइल्ड ईगो स्टेट वाला भी रहता है, बचपना रहता है, हर चीज मजाक में ले लेता है, सीरियसली कुछ लेता ही नहीं है, हाई चाइल्ड ईगो स्टेट। और कोई ऐसे रहते जो हमेशा सीरियस रहते हैं, बस बड़ी बड़ी बातें करता है, सोक्रेटिस का जैसा सोचता है, उसको हाई एडल्ट ईगो स्टेट कहते हैं। अब आपको सोचना है कि आप कौन से ईगो स्टेट में ज्यादा रहते हैं, यानी आपका कौन सा ईगो स्टेट डोमिनेंट है? चाइल्ड, यू आर हाई चाइल्ड, हाई एडल्ट और हाई पेरेंट। समझे ना? आपको अब ये डिसाइड करना है कि आप क्या है, हाई चाइल्ड है, हाई पेरेंट है या हाई एडल्ट है। ओके, अब ये क्यों सीखना है? पहली बात यह कि मेडिकली देखा गया है कि ये तीन में से एक डोमिनेंट ईगो स्टेट को ज्यादा बीमारी होती है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, आर्थराइटिस।
अब आप मेडिकल डॉक्टर नहीं है, फिर भी आप मुझे बताओगे कि कौन सा ईगो स्टेट को सबसे ज्यादा बड़ी बीमारी होती होगी? लिखो यहाँ पे, सबसे ज्यादा बड़ी बीमारी कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर। वेरी गुड, सबने सही लिखा। हार्ट पेरेंट वाले को सबसे कम बीमारी किसको होती होगी? सबसे कम बीमारी किसको? हाई चाइल्ड। वेरी गुड, सिंपल बात है। यानी आपको बहुत बीमारियां होती है तो इसका मतलब आपको ईगो स्टेट ठीक करना है। कैन यू चेंज इट? यस, यू कैन चेंज इट। ये सिखाएगा आपको कैसे चेंज करना है। एक और बात बतानी है, ऐसा देखा गया है कि दो सिमिलर डोमिनेंट ईगो स्टेट वाले एक साथ टीम में काम नहीं कर सकते और घर में साथ में रह नहीं सकते। दो हाई पेरेंट, दो हाई चाइल्ड, दो हाई एडल्ट, ये नहीं कर सकते, समझे ना? अब देखिए, हम शादी के लिए अपना जीवन साथी पसंद करते हैं ना, तो हम हार्डवेयर देख के करते हैं। एक्चुअली वो पैकेज डील होती है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर यानी कैसा दिखता है और सॉफ्टवेयर यानी उनका ये अंदर का भेजा कैसा है, समझे ना? तो देखने का चांस नहीं मिलता, हार्डवेयर देख के शादी कर लेते हैं। और डाइवोर्स की बात क्यों होती है? क्योंकि मिसमैच होता है वो सॉफ्टवेयर, इसलिए है। अब मान लीजिए दो हाई पेरेंट वालों ने शादी कर लिया तो कैसा जीवन होगा मालूम है? एक दूसरे के ध्यान पे रहेंगे, दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, मारेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे और फिर डाइवोर्स या मारामारी हो जाएगी। दो हाई चाइल्ड वाले शादी करेंगे तो क्या होगा मालूम है? मजा मजा मजा, कोई लाइफ में प्रोग्रेस ही नहीं होगी, लाइफ को सीरियसली लेंगे ही नहीं। दो एडल्ट रहेंगे तो क्या करेंगे? बोरिंग लाइफ, क्योंकि प्यार और झगड़ा नहीं है तो मजा ही नहीं आता लाइफ में। दो एडल्ट वाले शादी करेंगे तो लाइफ बोरिंग हो जाएगी। लगता नहीं कि शादी के पहले ये कुंडली देखनी चाहिए कि कौन सा ईगो स्टेट है, मगर आपने किसी ने नहीं देखी होगी, ऐसे ही शादी करनी होगी और इसलिए अभी पता रहे होंगे। एनीवे, तो आपको अभी चेक करना है कि मैं कौन सा ईगो स्टेट से मैं बिहेव करता हूं, है ये तीनों। ईगो स्टेट के बाद आप दूसरे को भी समझ सकते हैं और उसको बैलेंस कर सकते हैं। अब एक बात, मान लो कोई आपका डाउनलाइन वाला आपके ऊपर बहुत गुस्से में कंप्लेन कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है, तो कौन से ईगो स्टेट से आपसे बात कर रहा है? आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, कुछ भी आंसर बोल रहा है, कौन से ईगो स्टेट से आपसे बात कर रहा है? पेरेंट ईगो स्टेट से। आपको उसको कंट्रोल करना है तो कौन सा ईगो स्टेट यूज करोगे? आपका रिस्पॉन्स कहां से जाएगा? चाइल्ड से जाएगा, बिकॉज एवरी चाइल्ड कैन कंट्रोल पेरेंट एंड पेरेंट कैन कंट्रोल चाइल्ड। अब बच्चे के ऊपर मम्मी डैडी कोई गुस्सा करता है तो बच्चा क्या करता है? मम्मी सॉरी, पापा सॉरी, पापा शांत हो जाते हैं। चाइल्ड ईगो स्टेट से। कोई चाइल्ड ईगो स्टेट से बिहेव करता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको पेरेंट ईगो स्टेट यूज करना है, और एडल्ट से कोई बात करता है तो उसके सामने एडल्ट यूज करना है। ये बहुत मजे की बात होती है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। एनीवे, मुझे टाइम का ख्याल ही नहीं रहा कि 10 बजने में 1 मिनट बाकी है। अब भाई संकेत जी कहाँ पे हो कि नहीं? सो गए? उन्होंने तो बहुत बार सुना है तो बोर हो गए होंगे। नहीं 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 सर, बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है। अब हम सर्वे कर लेते हैं कि अभी 2 सब्जेक्ट और बाकी है। मैंने अभी स्पीड पकड़ ली है, वैसे शताब्दी की स्पीड से जा रहा हूँ। सर प्लीज कंटिन्यू, आई थिंक सभी सुनना चाहते हैं। तो ये एग्रीड है। अभी 2 टॉपिक बाकी है 10:30 बजे तक बैठने को। वैसे कंटिन्यू करें आर्या सर प्लीज। सर अच्छा करेक्ट। यस सर। बीसी जी कहाँ पे है? बीसी जी सुन रहे हैं? त्रिलोक जी और बीसी जी? यस सर। यस बोल रहा हूँ। अच्छा, इसके पहले ये बता दीजिए कि मेरा रेटिंग क्या देंगे आप? अगर आपको ये अभी तक जो मैंने कहा है 5, 1, 2, 3, 4, 5 स्टार में से 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार दीजिए। गुड, अच्छा उदार लोग है ये तो। हाँ वेरी गुड, सबने 5 स्टार, 6 नहीं 5, मैक्सिमम 5 होता है। किसी ने 10 भी लिख दिया, उदार लोग है। थैंक यू। 1000 दे दिया किसी ने, कोई बात नहीं, चलो थैंक यू। फिर चालू रखता हूँ। ओके चलो, इसमें एक और बात करनी है। यहाँ पे अनमेरिड कौन है? जरा मी लिखिए तो। मी मैं ये हाथ ऊपर करिए, मैं जरा कैमरा घुमा के देख लेता हूँ। अनमेरिड है मनोज जी? अनमेरिड की बात कर रहा हूँ। अनमेरिड है चौरसिया? हाँ ये हीर, हाँ हीर अनमेरिड है। अच्छा ये हीर देखिए, मान लो अनमेरिड है। हीर आपका ईगो स्टेट कौन सा है? अबे आपका डोमिनेंट ईगो स्टेट कौन सा है? जरा बताओगे, लिखोगे यहाँ या मैं यहाँ लिखो तो हीर, व्हाट इज योर ईगो स्टेट? चाइल्ड ईगो स्टेट है? नहीं, ये तुम्हारा लिखो कौन सा ईगो स्टेट में हो, यानी विच इज योर डोमिनेंट ईगो स्टेट? चैट बॉक्स में लिखो। Sir, adult ego stage. है एडल्ट ईगो स्टेट वाली हो? अच्छा Yes, sir. अच्छा, अब देखिए अनमेरिड है, उसको मालूम है एडल्ट ईगो स्टेट है।
मान लो अगर तुम पेरेंट ईगो स्टेट वाली होती और अपने लिए जीवन साथी ढूंढने को निकलती, Yes, sir. तुम्हारा अगर तुम पेरेंट वाली होते और ढूंढने को निकलते तो तुम्हारी पहली चॉइस कौन सी होनी चाहिए? The child ego state वाला partner. हाँ, क्योंकि इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ईगो स्टेट, यानी पेरेंट एंड चाइल्ड इज ए कॉम्प्लीमेंट्री ईगो स्टेट। मान लो कि चाइल्ड ईगो स्टेट वाला लड़का मार्केट में से आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो दूसरी चॉइस क्या रहेगी? Adult ego state, sir. वो भी आउट ऑफ स्टॉक हो गया, सिर्फ पेरेंट बाकी है, तो क्या करोगे? शादी कर But लोगे? that is just the parents one. मर जाओगे फिर भी मत करना, क्योंकि तो हाई पेरेंट वाले कभी भी साथ में सुखी नहीं हो सकते। अब मान लो चाइल्ड है तो उससे उल्टा हो जाएगा। इफ यू आर ए चाइल्ड, हाई चाइल्ड ईगो स्टेट, तो आपका जीवन साथी हाई पेरेंट वाला या एडल्ट वाला होना चाहिए। अब आप एडल्ट ईगो स्टेट ऐसा बोलती हो, तो आपकी फर्स्ट चॉइस कौन सी रहेगी? फर्स्ट चॉइस Adult. लास्ट चॉइस मैं बोला ना, दो सिमिलर ईगो स्टेट वाले कभी भी साथ में सुखी नहीं हो सकते, प्रोडक्टिव नहीं हो सकते। व्हाई? दोनों की लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी, प्यार भी नहीं, झगड़ा भी नहीं, तो फिर कितना बोरिंग हो जाएगी। यू माइंड योर बिजनेस, आई विल माइंड माई बिजनेस। एसएमएस से बात करेंगे, व्हाट्सएप पे बात करेंगे, मिलने का नाम नहीं, दोनों अपने अपने कैरियर में मस्त रहेंगे। ये लाइफ में कोई मेरी लाइफ होती है क्या? एडल्ट से तो कभी शादी मत करना। एडल्ट हो इसलिए या चाइल्ड चाहिए या पेरेंट चाहिए, दो में से एक चाहिए। सबको समझ में आ रहा है? जो शादीशुदा नहीं है उनके लिए है, जरा देख लेना। और जो शादी कर चुके हैं उनके लिए कोई चॉइस नहीं है। उनके लिए क्या चॉइस है मैं बताऊं, एक्सेप्ट कर लेना। मान लीजिए कि आपके वाइफ या हस्बैंड हाई पेरेंट वाले मिल गए, बात बात में गुस्से हो जाते हैं, आपको टोकते रहते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो आप इतना तो समझ सकते हैं कि उनका वो बंधारण ही ऐसा है, उनके स्क्रिप्ट में ये सब कुछ लिखा हुआ है। उनकी लाइफ पोजीशन क्या रहेगी? आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। जो हाई पेरेंट वाले होते हैं ना, उनका ये रहती है ना। आई एम ओके, यू आर ओके ज्यादातर एडल्ट वाले रहते हैं, एंड आई एम नॉट ओके, यू आर ओके चाइल्ड होता है यूजुअली, ये होता है। तो आपको एक्सेप्ट कर लेना है, उनको बदलने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि आप दूसरे की लाइफ पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपनी कर सकते हैं। मेरी बात करूं तो मेरी लाइफ पोजीशन पहले क्या थी मालूम है? आई एम नॉट ओके, यू आर ओके। तो मैं बहुत इंफीरियरिटी फील करता था, मैं लोगों के सामने बात नहीं कर सकता था, घर में मेहमान आते तो मैं छुप जाता था या बाहर निकल जाता था कि मुझे उनसे बात नहीं करनी पड़े। क्लास में मेरे से ऊंचे लड़के के पीछे भी छुप कर बैठता था ताकि मुझे सवाल कोई नहीं पूछे, क्योंकि पूछेगा और मैं जवाब नहीं दिया तो लोग हंसेंगे। ये मेरा कॉम्प्लेक्स था, ऐसे में बड़ा हुआ था। आई एम नॉट ओके, यू आर ओके। इसके बाद धीरे धीरे उल्टा हो गया, आई एम ओके, यू आर नॉट ओके हो गया, हाई पेरेंट वाला हो गया। किसी को मिला मार के झगड़ा करता था। मैं एमबीबीएस पास करने के बाद हॉकी और पाइप से झगड़ा किया था और एक और 3-4 फ्रैक्चर कर दिए थे मैंने मेडिकल कॉलेज में। देखिए इतना मैं हाई पेरेंट वाला हो गया था। बाद में जब मैं ये टीए सीखा तब मुझे ये सब समझ में आया। फिर मैंने मेरी लाइफ पोजीशन चेंज किया और अब ऐसी पोजीशन किया कि आई एम ओके, यू आर ओके, एंड मैं मेरा ईगो स्टेट में कंट्रोल करता हूँ। मैं डिसाइड करता हूँ इनके साथ एडल्ट ईगो स्टेट में बात करनी है, इनके साथ चाइल्ड ईगो स्टेट में करनी है, इनके साथ पेरेंट ईगो स्टेट में करनी है। और जीवन की सफलता का यही रहस्य है। संबंध संभालने के लिए भी यही रहस्य है कि जहाँ झुकना पड़े वहां पे झुक जाओ। वहाँ रिलेशनशिप इज मोर इम्पोर्टेंट देन द इश्यू देन लूज विन। झुक जाना अच्छा है। ये हुआ। अभी सबको समझ में आ गया तो शादी के पहले जरा चेक कर लेना, नहीं समझा तो मुझे बता देना ये लड़का कैसा है। बोलो फिर, ऐसे मेरा बहुत स्टूडेंट है तो अपने जीवन साथी पसंद करने के लिए मुझे बोलते हैं सर जरा हेल्प करो ना, इनका कौन सा ईगो स्टेट है मुझे समझ में नहीं आ रहा, और जाओ तो मुझे मुश्किल हो जाएगा ऐसा है। तो आपको जो शादीशुदा है उनको जो मिल गया वो मिल गया। यू कैन नॉट चेंज देम, यू डोंट ट्राई टू चेंज देम, यू ट्राई टू चेंज योरसेल्फ। और मैंने जिंदगी में 2 बातें सीखी है, मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है। एक तो इस दुनिया में एक ही इंसान को बदलने की जरूरत है, कौन? मैं खुद। और दूसरा, हम एक ही इंसान को बदलने का पावर रखते हैं, खुद को और किसी नहीं। और जब बदलने की कोशिश करोगे ना तब पता चलेगा कि बदलना कितना मुश्किल है। आप दूसरे को बदलना छोड़ दोगे और आपने कोशिश किया होगा, आपके अंदर बहुत सारी कमजोरियां होगी, वीक पॉइंट होंगे। आपको पता है कि अगर ये मेरा वीक पॉइंट कम हो जाए, मैं इसको कंट्रोल कर लूं तो मेरे जीवन में बहुत सुख आएगा। और आपने कोशिश की होगी, अभी तक नहीं बदल पाए होंगे। जब खुद को बदलना इतना डिफिकल्ट है तो दूसरे को बदलने में क्यों टाइम वेस्ट करते हैं? दूसरे को बदलना नहीं है, दूसरे के साथ हमें एडजस्ट करना है टीए के नॉलेज से, उनके साथ सुखी होना है।
चाहे भगवान ने हमें कोई भी दे दिया हो, हाई पेरेंट वाला पार्टनर दे दिया हो, चाइल्ड वाला दे दिया, एडल्ट वाला दे दिया, जो भी दे दिया भगवान का प्रसाद समझ के ले लो। ये हमारे ये पाने होते हैं ना, नहीं पता क्या बोलते हैं उसको, ताश के पत्ते, उसमें हम सिलेक्ट करके नहीं लेते, हमें गेम में कुछ भी मिल जाता है। और जीतता कौन है? जिसको ज्यादा अच्छे पत्ते आते हैं वो जीतता नहीं है, जिनको आता है ये खेलना कैसे है वो खिलाड़ी जीतता है। तो जीवन भी एक ताश के पत्ते जैसा है, हमें जो भी मिला है वो नसीब में ताश में मिला हुआ है, पत्ते डिस्ट्रीब्यूशन में। हमें तो ये के माध्यम से ये देखना है कि किसके साथ कौन सा पत्ता खेलना है, ताकि जीवन में हम विजेता बने है? तो हम बात कर रहे थे ईगो स्टेट की। आई होप सब समझ गए हैं? जिनको समझ में आ गया प्लीज जरा लिखिए यस। समझ में आ गया यस लिखिए, यस यस। ये ईगो स्टेट क्या होता है समझ में आ गया? वेरी गुड 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 गुड। कोई नो लिखता ही नहीं है, तो मैं अपने आप को शाबाशी दे देता हूँ, आई एम गुड टीचर। सबको समझ में आ गया, छोटा बच्चा बैठा है वो एरिक, ओरिक को भी समझ में आ गया। गुड। ओरिक समझ में आया क्या नहीं? ऐसे मुंडी ला के बताओ, समझ में आ रहा है? गुड। तुम तो अभी चाइल्ड ईगो स्टेट में ही हो ना। 5 नंबर, एक चीज हमें इसमें सीखनी है, लाइफ स्क्रिप्ट। देखिए जैसे फिल्मों की स्क्रिप्ट होती है, ड्रामा की स्क्रिप्ट होती है, ऐसे हमारी जीवन की भी पटकथा होती है, हमारी भी स्क्रिप्ट होती है, जो इनविजिबल होती है, अदृश्य होती है, हम दिख नहीं सकते, सॉफ्ट कॉपी वर्चुअल होती है, कोई पेपर पे नहीं लिखी है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम के रूप में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी है। और जिस दिन हम इस दुनिया में आए ना वही दिन से लिखना शुरू हो जाती है। और हम 18 साल के होते हैं ना तब तक ये स्क्रिप्ट पूरी हो जाती है, और 18 के बाद हम वो स्क्रिप्ट के हिसाब से हमारा जीवन जीते हैं। आई एम ओके और आई एम ओके, आई एम नॉट ओके, ये सब चीज यहाँ स्क्रिप्ट में पड़ा रहता है। हमारी लाइफ पोजीशन वहां पढ़ते हैं, हम कौन सी सिचुएशन में कौन सा ईगो स्टेट में से रिस्पॉन्ड करेंगे ये भी यहाँ लिखा है। हम स्ट्रोक देंगे या नहीं देंगे ये भी यहाँ लिखा है। हम ट्रांजैक्शन क्रॉस ट्रांजैक्शन करेंगे या कॉम्प्लीमेंट्री करेंगे ये भी लिखा है। ये हमारी पटकथा हमारी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। और आपने सुना होगा एक डायलॉग कि हम तो रंगमंच की पुतलियां है, ये पूरा पृथ्वी एक स्टेज है, संसार एक स्टेज है, और लाइफ इज अ ड्रामा एंड वी प्ले आवर स्क्रिप्ट एज एन एक्टर। हमें लगता है हम आजाद है, हम आजाद नहीं है, हम गुलाम है। किसके? हमारी स्क्रिप्ट का गुलाम है, हमारी जो पटकथा लिखी है। और हमारे जीवन की सफलता और निष्फलता हमारी स्क्रिप्ट में लिखी हुई है। यानी गलत स्क्रिप्ट है या सही स्क्रिप्ट है। अगर विनर स्क्रिप्ट है तो आप जीवन में हमेशा सुखी विजेता बनते हैं। नरेंद्र मोदी, मुकेश अंबानी, अमिताभ बच्चन, बीसी छाबड़ा जी, टीसी छाबड़ा जी, ये सब विनर स्क्रिप्ट वाले, हर चीज में उनको सफलता मिलती रहेगी। 100% विनर और 100% लूजर, जो एक रास्ते का भिखारी है, जो हमेशा झोपड़पट्टी में रहता है, वो कभी ऊपर उठता ही नहीं है। क्यों? उसकी लूजर स्क्रिप्ट है। इसका मतलब अगर आपको सुखी होना है दुख में से तो आपको स्क्रिप्ट बदलनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा पूरा बिहेवियर उसमें से आता है। जो झोपड़पट्टी में रहने वाले गरीब आदमी, फुटपाथ पे मरने वाले लोग, ये 100% लूजर है। और जो दुनिया में बहुत काम किया, नाम किया, वो है 100% विनर। बट वी आर इन बिटवीन, हम कहीं बीच में है। 100% विनर में भी नहीं है, 100% लूजर नहीं है, हम बीच में है। हमारा गोल क्या होना चाहिए कि हम 100% विनर बने ये सीखने के बाद। एंड इट इज पॉसिबल, आप ये कर सकते हैं, 100% विनर बन सकते हैं, मगर उसके लिए बहुत कुछ ये करना पड़ेगा। सो देखिए हमारा गोल होना चाहिए 100%। हम हो सकता है 50-50 हो, मान लो जितेंद्र अड़िया 70 विनर 30% लूजर हो, तो मुझे जो 30% मेरा लूजर का है वो विनर में बदली कर दो, तो फिर मैं 100% विनर बन जाऊंगा। तो हमारा सबका गोल ये होना चाहिए कि हम 100% विनर बने। अब उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी स्क्रिप्ट को आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि हम कौन सी स्क्रिप्ट लेके घूम रहे हैं। हम कौन सी स्क्रिप्ट लेके घूम रहे हैं, विजर या लूजर? अच्छा, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, हाउ डू यू नो कि आपकी स्क्रिप्ट लूजर है कि विनर है? चलो इंटेलिजेंट सवाल, आप बराबर सीखेंगे नहीं, मुझे पता चल जाएगा जवाब से। हाउ डू यू नो, कैसे पता चलेगा कि आपकी स्क्रिप्ट विनर की है? नहीं, विनर है या नहीं? आपको पता कैसे चला आपके विनर की है लूजर की है? कैसे पता चला? मैं ये पूछ रहा हूँ, कौन सी स्क्रिप्ट है, ऐसा नहीं पूछ रहा हूँ। अभी आप मेरा सवाल नहीं पूछे। वेरी गुड वेरी गुड। तनिषा कौन है यार? अच्छे जवाब दे रही है तनिषा, वेरी गुड।
अपने रिजल्ट से, लाइफ से, रिजल्ट से। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां है, आपके पास अच्छी तंदुरुस्ती है, सबके साथ अच्छे रिलेशन है, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आपकी हेल्थ अच्छी है, आपको मन की शांति है, तो आपकी विनर स्क्रिप्ट है। आपके जीवन में पैसे का प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, हेल्थ का प्रॉब्लम है, बिजनेस का प्रॉब्लम है, तो बहुत सारी लूजर पार्ट है आपके अंदर। रिजल्ट से पता चलता है आपकी कैसी है। आपको जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिला, इसका मतलब आप 100% विनर है ही नहीं। 50% रिजल्ट मिला है तो 50% लूजर का पोर्शन है। What you need to do is you have to change it. You have to convert everything. 100% विनर जाना चाहिए। हमारा सबका गोल ऐसा होना चाहिए कि हम 100% विनर बन जाए। गोल, आप कितने लोग चाहेंगे कि मैं मेरी स्क्रिप्ट को 100% विनर बना दूं? नहीं, लिखिए, मैं मेरी स्क्रिप्ट को भी 100% विनर बनाना चाहता हूँ। नहीं, सब बनाना चाहते हो। वेरी गुड। क्या कोई महाराज को भेजो आपके घर पे हवन करवा के आपके स्क्रिप्ट विनर बना दे? हाँ, ऐसा होता है क्या कि कोई हवन करवा दिया और आपकी स्क्रिप्ट विनर बन गई? ऐसा होता है क्या? कोई महात्मा ने आशीर्वाद दे दिया, बेटा तेरा भला हो जाए, विनर स्क्रिप्ट होती है? नहीं। कोई बाहर वाला आपकी स्क्रिप्ट नहीं कर सकता है। आपको चेंज करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको अपनी स्क्रिप्ट को पहचानना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और फिर उसको कैसे एडिट किया जाए, कैसे बदला जाए, ये आपको सीखना पड़ेगा। एडिट करना है, एक एक चीज को ढूंढ के निकाल के बदली करना है, अपनी स्क्रिप्ट को एडिट करना है, और तब विनर बनोगे। करना है, सीखना है, अभी नहीं। ये सीखने का ही मतलब ये होता है कि हम विनर बन जाए। अगर ये सीखा और आप अपनी स्क्रिप्ट को चेंज नहीं किया तो फिर सीखने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि रिजल्ट तो वही मिलेगा जो आपके स्क्रिप्ट में लिखा है, और आपने तो स्क्रिप्ट को बदला नहीं, सिर्फ समझा है कि ऐसी स्क्रिप्ट होती है। समझे? एनीवे, आगे चलते हैं थोड़ा सा। एक और चीज हमें सीखनी है, स्क्रिप्ट के बाद फिर बात में करते हैं। गेम्स, जब हम गेम्स वर्ड आता है तो हम यही सोचते हैं कि कोई स्पोर्ट्स की गेम होगी, क्रिकेट, फुटबॉल, ये वो। नहीं दोस्तों, ये गेम साइकोलॉजिकल गेम होती है जो लोग एक दूसरे के साथ खेलते हैं। कहाँ खेलते हैं? जहां भी मिलते हैं वहां हम खेलते हैं। क्यों खेलते हैं? क्योंकि उनके स्क्रिप्ट में लिखा है कि तुम्हें यहाँ पे ये गेम खेलनी है, वहां पे ये गेम खेलनी है। इसके ऊपर एक पूरी किताब है, गेम पीपल प्ले, एरिक बर्न्स, जिन्होंने ये टीएच ढूंढा, उसकी किताब है गेम पीपल प्ले। तो गेम क्यों खेलते हैं? जैसे फुटबॉल और क्रिकेट क्यों खेलते हैं? उसके कुछ पर्पज होते हैं, उसका कुछ रिवॉर्ड होता है कि जीतेंगे तो मेडल मिलेगा, एडवर्टाइजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, इसको टीए की लैंग्वेज में पे ऑफ कहते हैं, तो पे ऑफ मिलता है। तो ये जो गेम्स है, जो साइकोलॉजिकल लोग एक दूसरे के साथ सटल लेवल पे खेलते हैं, छुपे रूप से खेलते हैं, उनके भी कुछ नियम होते हैं। नियम पहला ये होता है कि एक आदमी नहीं खेल सकता, उनको एक पार्टनर चाहिए। दूसरा कि एक शुरू करे तभी दूसरा खेल सकता है। जैसे हम टेनिस खेलते हैं तो एक ने सर्विस किया तभी दूसरा उसके खेलेगा, और फिर इनका एंड भी होता है, और एंड में हार जीत का फैसला भी होता है, यानी पे ऑफ भी होता है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है। तो उसके पीछे पर्पस होता है। पर्पस क्या होता है? एक तो टाइम पास करना, दूसरा अपनी लाइफ पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना। जो उनके खुद के लाइफ पोजीशन है, आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, तो वो लाइफ पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करता है। गेम होती है किक मी गेम, बहुत सारे गेम है, 35 गेम्स है। किक मी गेम यानी मुझे लात मारो। अब देखिए, आपने देखा होगा कि कोई बच्चा स्कूल में रोज लेट आता है और रोज टीचर उसको पनिशमेंट करते और फिर भी लेट जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो गेम खेल रहा है, किक मी गेम। मुझे जलील करो, हिंदी में कह रहे मुझे जलील करो, मुझे पनिशमेंट दो। वो पनिशमेंट चाहता है, कॉन्शियस लेवल पे नहीं, सबकॉन्शियस लेवल पे वो चाहता है। किक मी गेम खोलता है। वाइफ हमेशा हस्बैंड से झगड़ा करने का मोल लेती है, कुछ ना कुछ ऐसा बोलती है कि हस्बैंड को गुस्सा आता ही है, और हस्बैंड गुस्सा होते ही घर से बाहर निकलता है। व्हाट शी इज डूइंग? शी इज प्लेइंग ए किक मी गेम। जाने के पहले एक बार तो मेरे को जलील करके ही जाओ, कि तुम मेरे तुरंत से क्यों शादी किया? दिस इज किक मी गेम। तो बहुत सारी गेम है जो समाज में लोग एक दूसरे के साथ खेलते हैं। गेम खेलना अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है, क्योंकि लोगों के रिलेशन खराब करते हैं, डाइवोर्स तक पहुंच जाते हैं गेम खेलते खेलते। प्रोडक्टिविटी कम होती है, ऑर्गेनाइजेशन में खेलते हैं लोग, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में टाइम बिगड़ता है, रिलेशनशिप खराब होती है, प्रोडक्टिविटी खराब होती है, सब कुछ होता है गेम से। और फिर भी लोग खेलते हैं क्योंकि ये आउट ऑफ कंट्रोल होती है, उनको पता भी नहीं मैं गेम खेल रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक खेली जाती है।
मैंने कहा ना, इसके कुछ कारण रहते हैं कि उनको पे ऑफ मिलता है उसके लिए। तो ये गेम हमें बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि गेम कैसे खेली जाती है और कौन कैसे खेलता है। बहुत लंबा सब्जेक्ट है ये। और उसके बाद हमें ये सीखना पड़ेगा हाउ टू डील विथ गेम। कोई हमारे साथ गेम स्टार्ट करता है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अरे यार इसने गेम स्टार्ट किया है, तो आपको कैसे स्मार्टली उसको अवॉइड करना है ये सीखना पड़ेगा ताकि कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं हो। तो हाउ टू डील विथ गेम। तो एक बार आपने गेम सीख लिया तो आप लोगों के साथ बहुत इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। अब ये सीखने से आपको क्या क्या फायदा हो सकता है? पहली बात है, आप अपना बिहेवियर समझ जाओगे कि आप जो भी बिहेवियर कर रहे हो वो बिहेवियर कहां से आया, कैसे आया, क्यों कर रहे हो, ये सब जवाब टीए में मिलेगा। आप चाहो तो अपना बिहेवियर बदल सकते हो, अपना ये करके, स्क्रिप्ट चेंज करके। इफ यू वांट यू कैन चेंज योर बिहेवियर, नॉट एनीबडी एल्स बिहेवियर। आप दूसरे के बिहेवियर को समझ सकते हो। आपका हस्बैंड या भाई या आपका एम्प्लॉय या बॉस कोई पर्टिकुलर बर्ताव कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हो उसकी आपको समझ में आ जाएगी, ताकि आपको उनके ऊपर नफरत नहीं होगी, आपको दया आएगी। बेचारा हाई पेरेंट वाला है, उसको तो ब्लड प्रेशर होगा, ये होगा, अब बेचारे को बोलने दो, क्योंकि वो अपने समझता ही नहीं है कि वो ऐसा क्यों बिहेवियर कर रहा है। इट इज अ पार्ट ऑफ ए स्क्रिप्ट। हाई पेरेंट डिवोस्टेड रहना ये। फिर आप दूसरे के बिहेवियर को, उसको अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हो। मैंने कहा ना, कोई पेरेंट ईगो स्टेट से स्टार्ट करे तो चाइल्ड ईगो स्टेट से उससे रिस्पॉन्ड करो, सीधा नीचे आ जाएगा। तो यू कैन डील विथ एनीबॉडी स्मार्टली। आप लाइफ में विनर बन सकते हो। आपका बिजनेस जबरदस्त बढ़ सकता है। खास करके आपका ये नेटवर्क का जो बिजनेस है ना, वो तो डबल से ज्यादा होने लगेगा जैसे ही आप ये अच्छी तरह से सीख लोगे ना। तब फिर आप दूसरों के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए जबरदस्त पावरफुल बन जाओगे। एक्सेलेंट रिलेशनशिप, आप लोगों को अच्छी तरह से लीड कर सकते हो। और आपका नेटवर्क का बिजनेस है, वो तो लीडर का बिजनेस है। आपको रात को नींद अच्छी आएगी, क्योंकि क्या होता है, रात को हम घर जाते हैं तो हमारे मन में घमासान होता है, इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों किया, इन्होंने ऐसा क्यों बिहेवियर किया। ये सब सवाल का जवाब आपको पता है, इनके स्क्रिप्ट में लिखा है। ये हाई पेरेंट वाला है, ऐसी बात करेगा वो। तो आपको मन की शांति के लिए भी टीएस सीखना बहुत जरूरी है। फिर कोई आपके साथ गेम शुरू करता है और आप गेम के मास्टर बन गए तो आप वो उसको ये कर दोगे, डाउन कर दोगे, यानी उसको गेम खेलने नहीं दोगे। आप अच्छे हस्बैंड और वाइफ बन सकते हैं। आप अपना पैसा इनकम बढ़ा सकते हैं। आपका हेल्थ अच्छा हो सकता है। हाई पेरेंट वाले को ब्लड प्रेशर होता है, डायबिटीज होता है, कैंसर होता है। वो उसको समझ में आ गया कि मेरा हाई पेरेंट्स की वजह से है, अपने स्क्रिप्ट को खोल के हाई पेरेंट में से हाई चाइल्ड कर दे या एडल्ट कर दे तो उनका ब्लड प्रेशर ऐसे ही खत्म हो जाएगा, दवाई की जरूरत ही नहीं है, शुगर खत्म हो जाएगा। तो आप अपने हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं, अपने चाइल्ड को सुपर चाइल्ड बना सकते हैं। कैसे? पॉजिटिव स्ट्रोक देने की आदत डाल के आप अच्छा आइडियल पेरेंट्स बन सकते हैं। आप 3 जनरेशन का जो गैप है, जिसको हम जनरेशन गैप कहते हैं ना, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि यू नो हाउ टू बिहेव विथ योर पेरेंट्स, यू नो हाउ टू बिहेव विथ योर चिल्ड्रन। तो आपके वहां जनरेशन गैप ही खत्म हो जाएगी और दिल मिल के रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। ये बोलेंगे दिल मिल क्या हो गया? ये दिल मिल कौन है? लिखो, दिल मिल क्या होता है? दिल मिल का रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। मैं बोला, चलो बता देता हूँ, टाइम नहीं है। डॉक्टर इन लो, मदर इन लो, सास बहू के रिलेशन की बात कर रहा हूँ। सास बहू के रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे अगर दोनों ने सीखा तो है? ये दोनों का रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, इतने सारे फायदे होंगे। दोस्तों एक बात बताओ, अच्छा लगा ये प्रोग्राम? यस और नो? अभी भी 5 स्टार दे रहे हो या स्टार कम कर रहे हो या बढ़ा रहे हो? मैंने 21 मिनट ज्यादा ले लिया है, मैं 5-10 मिनट क्वेश्चन के लिए। मगर ये बताओ, ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है।